राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 10वीं कक्षा की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका जो पहला अध्याय है राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और जो पुस्तक में दे रखा है वो लाइन टू लाइन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं अपने। तो शुरू करते हैं। जैसा जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा वो रहेगा कि सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। और राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द का? राजपूताना। दोस्तों, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। दोस्तों, ध्यान में रखना, जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग और 1800 ईस्वी में किया गया। ठीक है दोस्तों, ये पहला तथ्य हो गया। अब नेक्स्ट तथ्य है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक कब लिखी गई? तो 1829 ईस्वी में लिखी गई। और किसके द्वारा लिखी गई? तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई। दोस्तों, ध्यान में रखना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में लिखी गई। और लेखक कौन है? तो कर्नल जेम्स टॉड। और टॉड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम क्या रखा गया है? तो राजस्थान या राजस्थान रखा गया है। किसमें? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश का नाम क्या रखा है? राजस्थान या राजस्थान रखा गया। कब लिखी गई? 1829 ईस्वी में। और लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट आगे का तथ्य है कि स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान रखा गया। क्या रखा गया? राजस्थान रखा गया। कब रखा गया? तो 30 मार्च 1949 को रखा गया। दोस्तों, 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपने आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। तो कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो जांगल प्रदेश को वर्तमान में बीकानेर कहते हैं। तो धौलपुर और करौली को प्राचीन समय में सूरसेन कहा जाता था। तो आदि ये नाम मिलते हैं। जांगल है, सूरसेन है, मरु है, धनव है, ये आदि, मत्स्य वगैरह आदि नाम ये प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है वो कौन कौन से? तो मरु है, धनव है, जांगल है, मत्स्य है, सूरसेन है, आदि ये प्राचीन नाम है। इनका उल्लेख किसमें पाया जाता है? तो इसका उल्लेख किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे, तो मरु और धनव का अर्थ एक ही है। मरु और धनव का अर्थ है और मरु और धनव का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो मरु और धनव का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है जोधपुर। तो जोधपुर को पहले क्या कहा जाता था? तो जोधपुर को पहले मरु कहा जाता था। फिर मरु से इसको मरुवर कहा जाने लगा और कालांतर में इसको क्या कहते हैं? तो कालांतर में इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ कहा जाता है। दोस्तों, वापस से देखो एक बार, जोधपुर को पहले मरु कहा जाता था, फिर मरु से इसका मरुवर कहा जाने लगा और कालांतर में मरुवार को मारवाड़ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश, तो बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्रों को जांगल प्रदेश बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो समी, केर और पीलू पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? समी, केर और पीलू। समी को अपन खेजड़ी भी बोलते हैं। क्या? खेजड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य। तो जयपुर, अलवर और भरतपुर को मत्स्य कहा जाता था। और मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। कौन सी थी? विराटनगर। और इसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ। किसका? मत्स्य का उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ। और मत्स्य की राजधानी क्या है? तो मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूरसेन। तो धौलपुर, करौली और भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्रों को क्या बोलते थे? सूरसेन बोलते थे। किसको? धौलपुर, करौली और भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्रों को सूरसेन कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है कांठल। तो प्रतापगढ़ का भूभाग। और प्रतापगढ़ का भी कौन सा भूभाग? जो माही नदी के पास का जो भूभाग है उसको क्या बोलते हैं? कांठल बोलते हैं, क्योंकि यह माही नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान में रखना, कांठल। तो माही नदी का किनारे का जो भाग है प्रतापगढ़ का, उसको क्या बोलते हैं? कांठल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो 56 गांवों का समूह है उसको क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान। कौन सा? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है उसको क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऊपरमाल। तो ऊपरमाल का भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? तो भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और बिजोलिया कहाँ पे है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। तो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? ऊपरमाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपरमाल। नेक्स्ट आगे है गिरवा।
उदयपुर के आसपास का प्रदेश, उदयपुर के आसपास का प्रदेश या क्षेत्र जो पहाड़ियों की अधिकता के कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको पहाड़ियों की अधिकता के कारण इसको बोलते हैं गिरवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिरवा। तो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट है जैसलमेर को प्राचीन समय में मांड कहा जाता था, किसको, जैसलमेर को प्राचीन समय में मांड कहा जाता था। और वागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट कोटाबंदी को हाड़ौती कहा जाता था। और सिक्कर झुंझुनू और चूरू क्षेत्र को सिखावटी कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे का रहेगा अपने इतिहास का विभाजन। तो इतिहास का विभाजन अपने दोस्तों 3 भागों में किया गया है, एक तो प्राक युग, एक आद्य युग और एक ऐतिहासिक युग। कौन से इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है, एक है प्राक युग, एक है आद्य युग और एक है ऐतिहासिक युग, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो प्राक युग है, तो प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था, मतलब मानव लेखन कला से परिचित नहीं था, इसमें लिखित साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं थे। और इसका कालक्रम क्या रहेगा, तो इसका कालक्रम क्या रहेगा, तो सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक। दोस्तों वापस से ध्यान देना, प्राक सभ्यता, इसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, मानव लेखन कला से परिचित नहीं था। और इसका कालक्रम क्या रहेगा, तो इसका कालक्रम क्या रहेगा, तो सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक। कौन सा, प्राक युग, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आद्य युग। कौन सा आएगा, आद्य युग। आद्य युग का लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु इसमें वे स्पष्ट नहीं थे, अर्थात उनको पढ़ना संभव नहीं था। किसको, आद्य युग में जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए वो स्पष्ट नहीं थे, जिनको पढ़ना संभव नहीं हुआ। और इसका कालक्रम क्या रहेगा, तो इसका कालक्रम क्या रहेगा, हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। किसका कालक्रम, आद्य युग का कालक्रम क्या रहेगा, तो हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम रहेगा। और नेक्स्ट तीसरा आता है, वो आता है, कौन सा आता है, ऐतिहासिक युग आता है। कौन सा आता है, ऐतिहासिक युग, जिसमें स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और इसका कालक्रम क्या रहेगा, इसका कालक्रम रहेगा 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। दोस्तों वापिस से देखो, प्राक युग कालक्रम क्या रहेगा, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा तक, और इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, जिनको जो और मानव लेखन कला से परिचित नहीं था। नेक्स्ट है आद्य युग। आद्य युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे किंतु वे स्पष्ट है, उनको पढ़ना संभव नहीं था। और इसका कालक्रम क्या रहेगा, तो हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक। और नेक्स्ट है अब जो वर्तमान में है अपना ऐतिहासिक युग, इसमें स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य थे, जिनको पढ़ा जा सकता था। और इनका कालक्रम क्या रहेगा, तो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। तो दोस्तों ये है अपने एनसीईआरटी बुक का जो पहला अध्याय है, उसे उसके कुछ भाग है वो मैंने आपको बता दिए। तो जो बाकी जो बच्चा कुछ भाग है वो बाकी के वीडियोज़ में मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो इतना ही रहेगा। राधे राधे मित्रों।